चलिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का आज का लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक ना, और एक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक ना। ये दो चीज जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी क्लास में जो बार बार हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तीनों कैटेगरी के डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन आज के क्लास में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंस करेंगे और चीज़ों को फील करना है। कुछ चीज़ें मैथमेटिकल है, कुछ चीज़ें लॉजिकल है, कुछ चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चीज़ों पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आज जो कहानी शुरू करने वाले हैं वो कहानी शुरू करने वाले हैं किसका? मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि किसी भी मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता कहां से है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी सब्सटेंस में जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा तो आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर के बना हुआ है, और एटम तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्मल एनर्जी के कारण किसी भी सब्सटेंस का एटम भी ऑसिलेट करता है, न्यूक्लियस भी ऑसिलेट करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो ऑर्बिट पर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमता है। जिस तरीके से हम मान लें कि कोई भी एटम में एक सोलर सिस्टम आप मान लीजिए कि सोलर सिस्टम में जो सन है वो न्यूक्लियस के पोजीशन पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अर्थ जो है सो क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। न्यूक्लियस में भी एटम के अंदर थर्मल एनर्जी के कारण थोड़ी बहुत हलचल आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो किसी भी एटम के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता कहां से है? तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है क्या कि मेटर्स आर मेड अप ऑफ एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर ऑर्बिटल मोशन। जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑर्बिटल मोशन में। ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या कि ये सर्कुलर मोशन में एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा। ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन घूम रहा है? चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे। और चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन करेगा तो करंट फ्लो होगा। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या कि इस तरीके से करंट कैरिंग लूप जो है बन जाएगा। और करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। मैं क्या बोल रहा था अभी कि आपके पास क्या होगा कि आपके पास होगा क्या? तो आपके पास होगा क्या? एक एटम, जिस एटम में एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा। आपके पास बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है सो इस लूप से होकर के करंट फ्लो करेगा। और जब भी करंट फ्लो करेगा तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा? एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे। इस मैग्नेटिक डाइपोल का अगर आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट लिखना हम लोग जानते थे कि डाइपोल मोमेंट को क्या लिखते थे? m लिखते थे। अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट का बात करें तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हम लोग लिखते थे, ये डाइपोल मोमेंट इसका कितना लिखते थे? डाइपोल मोमेंट वेक्टर m लिखते थे। और वेक्टर m इक्वल टू कितना लिखते थे भाई? i a के बराबर में। और i a के बराबर में, और इसका जो डायरेक्शन हम लोग देते थे, ये डायरेक्शन कैसे देते थे? तो राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था कि आप अपने राइट हैंड के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में क्या करिए? घुमाइए। और करंट के डायरेक्शन में घुमाने से अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर इसका हम लोग SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट का बात करें अगर इसका डाइपोल मोमेंट का, तो SI यूनिट में आपको बोला था, देखो ये है करंट, तो इस करंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एम्पियर। और एरिया है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। किसी भी डाइपोल मोमेंट को अगर आपको दिखाना है तो डाइपोल मोमेंट को यहां हम लोग जो दिखाएंगे, डाइपोल मोमेंट को जो हम लोग दिखाएंगे वो एक एरो बना करके दिखाएंगे। और ये एरो ही किसको बताएगा? इसके डाइपोल मोमेंट
इसके डाइपोल मोमेंट किसको, m के बारे में यही एरो आपको बताएगा कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है उस ऑर्बिट के कारण जो डाइपोल मोमेंट हुआ है वो डाइपोल मोमेंट है कितना, m के बराबर में। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये हमने अभी यहां एक इलेक्ट्रॉन के मोशन का बात किया है। किसी भी एटम में वन और मोर देन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहा होता है। हर ऑर्बिटल मोशन के कारण एक डाइपोल मोमेंट बनेगा, जो डाइपोल मोमेंट कितने के बराबर में बनेगा, I इंटू ए के बराबर में। इस ए के बराबर में आपको ध्यान रखना है कि ए एरिया ऑफ द लूप होगा जिस पर ये घूमेगा, और I इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट कितना बनेगा, इसके बराबर में होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर इतनी बातें तुमको समझ में आ रही है तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अभी मैं पहला फैक्टर डिस्कस कर रहा था आपके साथ, क्या कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप भी रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस पे भी, तो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इसमें स्पिन मोमेंटम के कारण जो है सो भी मैग्नेटिक मोमेंटम बनता है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा था तो उसके अंदर का मोल्टेन लावा क्या हो रहा था, चार्ज मोल्टेन लावा घूम रहा था और वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, अपने आप में भी स्पिन हो रहा है, तो उसके कारण भी डाइपोल मोमेंट बनेगा। एटम के अंदर में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के कारण भी क्या बनेगा, मोमेंट बनेगा, क्योंकि वो भी तो चार्ज पार्टिकल है, वो भी तो मूव करता है। किसके कारण, थर्मल एनर्जी के कारण, हीट एनर्जी के कारण। तो इसमें तीन फैक्टर ऐसा मेनली डिस्कस होगा जिसके कारण किसी भी एटम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पहला क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है m इक्वल टू आई इंटू ए, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, एक उसके कारण। दूसरा क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में रोटेट कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, और उस एंगुलर मोमेंटम के कारण भी इसका थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और तीसरी बात क्या, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के मोमेंट के कारण भी जो होगा, ये न्यूक्लियस के मोमेंट के कारण भी क्या करेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा। लेकिन इस तीनों फैक्टर में जो मेजर फैक्टर है आपका, ये वाला जो है, ये है कैसा फैक्टर, मेजर फैक्टर। जो मेन मैग्नेटिक मोमेंट आपसे बनता है, ये मेनली मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण बनता है, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। बात समझ में आ रही? बाकी दो, ये स्पिन मोमेंटम और न्यूक्लियस के मोमेंटम के कारण मैग्नेटाइजिंग जो होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो इसको मिलता है, ये बहुत माइक्रो लेवल का होता है, बहुत स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये हो जाता है कैसा फैक्टर, माइनर फैक्टर। इस पर हम लोग यहां पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतना छोटी कहानी हो जाती है। सोचो कि इलेक्ट्रॉन एक तो इतना छोटा सा पार्टिकल, उसके ऑर्बिटल मोशन को तो हम लोग पार्टिकल तक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसके खुद के एक्सिस के रोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो ये कितनी छोटी बात हो जाएगी। तो फिजिक्स में दो पोर्शन होता है, क्या, एक जो हम लोग मोटा मोटा चीज पढ़ते हैं, जो हमको दिखता है, फील होता है, और एक जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को आप फील कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को हम लोग सोच नहीं सकते। तो पार्टिकल नेचर जहां पढ़ेंगे उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से अलग होता है, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जहां बहुत छोटी छोटी चीजों की बात होने लग जाए, जो हमारे नजर के सामने में नहीं दिखे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो ये इतना छोटा मुद्दा हो जाता है कि ये मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स में डिस्कशन का मुद्दा हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग कहां पर डिस्कस करेंगे, क्वांटम फिजिक्स में। अभी हम लोगों को मेनली ये बात मान के चलना है कि किसी भी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके कारण है, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है। इसके एंगुलर मोमेंटम को अभी इग्नोर करके चलना है, क्यों कि बहुत कम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी अपने पोजीशन से बहुत कम हिलता डुलता है, तो इसीलिए इसके कारण भी जो ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ये कैसा आएगा, बहुत कम आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब जो है, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। मैं आपको क्या बता रहा था अभी,
कि हर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, एक करंट कैरिंग लूप के जैसा बिहेव कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, और किसी एटम में हजारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लो सोडियम है, तो सोडियम का एक एटम अगर हम लेंगे तो सोडियम के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और एक सोडियम एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 11 इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम सोडियम का एक क्रिस्टल ले लें, इतना बड़ा क्रिस्टल ले लें, अब इसमें अरबों खरबों एटम्स है सोडियम का, अरबों खरबों एटम में अरबों खरबों इंटू 11 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इस क्रिस्टल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसके अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के कारण होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहीं पर ये बात क्या कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, कि जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसके कारण? तो किसी भी एटम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और हर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसके कारण? सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या लो? तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले में किसको देखो? हीलियम को देखो। हीलियम के पास क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तुम लोग पढ़ते होगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो होता क्या चीज है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो एक दूसरे को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ऐसे एटम के पास जो है सो जो एम नेट का वैल्यू होता है, जो एम नेट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर में। क्यों? कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, या होता भी है तो बहुत स्लाइट होता है, बहुत छोटा सा चीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या? तो जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखना कि ये किसके कारण कैंसिल किया? तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा वो सारा का सारा क्या कर देगा? हीलियम जैसा एटम अपना मैग्नेटिक मोमेंट पेयर में लूज कर दे। एक का डायरेक्शन हुआ ऊपर की तरफ, दूसरे का हुआ नीचे की तरफ, दोनों सेम है, क्या कर दिया? कैंसिल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना बचेगा? 0। ऐसे एलिमेंट को हम लोग कैसा सब्सटेंस बोलते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। अब जब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा भाई, तो इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होगा, और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। और जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा तो उसके पास ऐसे सब्सटेंस को कुछ ना कुछ नेट डाइपोल होगा, और इसी नेट डाइपोल का नाम जो हम लोग रखते हैं, इस नेट डाइपोल का नाम हम लोग क्या रखते हैं? एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा था अभी? मैं बोल रहा था क्या कि जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका दोनों इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट जो पेयर में है एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, और उस एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमारे पास कुछ एटम ऐसे भी हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एल्युमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, इस सब के पास क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक डाइपोल। क्यों? कि एटम के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको एटॉमिक डाइपोल। इस तरह के सब्सटेंस आपके पास या तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे या तो ये फेरोमैग्नेटिक होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो पैरामैग्नेटिक या तो ये फेरोमैग्नेटिक। तुम देख रहे थे अभी कि डायामैग्नेटिक वाले सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट बचा ही नहीं। लकड़ी है, इसके पास क्या मैग्नेटिक मोमेंट है? 0। कुछ भी कर ले इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आ सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की संभावना है, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जो तुम्हारा एक एटम है, एक एटम जो है उसके पास क्या होता है, एक मेटर का अगर हम सैंपल ले लें, अभी मैं बोल रहा था क्या कि अगर सोडियम का हम लोग छोटा सा क्रिस्टल ले लें अपने हाथ में, ये मटेरियल जो बना हुआ वो कितने एटम से बना हुआ है, करोड़ों एटम से मिलकर के बना हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम किसी मेटर का सैंपल लेते हैं तो उसके पास कितने एटम होंगे, करोड़ों एटम होंगे, और करोड़ों एटम होंगे तो हर एटम का अपना अपना क्या होगा कि डाइपोल होगा, और ये सारे डाइपोल क्या होंगे, अपने अपने डायरेक्शन में इस तरीके से होंगे, रैंडम डायरेक्शन में ये सब क्या होगा, हो जाएगा। क्यों कि भाई थर्मल एनर्जी के कारण ये सारे एटम इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेट करने के कारण जो है सो इसका कैसा मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन। मैं क्या बोला कि ये हमारा एक एटम का सैंपल है, इस एटम के सैंपल में करोड़ों एटम है, तो उस करोड़ों एटम के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा या जो एटॉमिक डाइपोल होगा वो कितने होंगे, करोड़ों डाइपोल होंगे। सारे डाइपोल रैंडम डायरेक्शन में होंगे, और रैंडम डायरेक्शन में कुछ भी रहेगा तो यहां पर अगर हम लोग एम नेट का बात करें, नेट मैग्नेटिक मोमेंट का बात करें तो कितना हो जाएगा, 0। क्यों कि सब किसी ना किसी को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और इस पर बचने वाला नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी सब्सटेंस के ऊपर में बाहर से एक मैग्नेटिक डाइपोल, देखो ये जो जितना भी तुमको एरो दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम इसी सब्सटेंस में हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। और आप पढ़े हुए पिछले दिन क्या कि जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं, तो हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं नॉर्थ साउथ को, तो इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इसको क्या करेगा, घुमाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे पहले ये भी पढ़े हुए हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर घुमाएगा तो किस डायरेक्शन में घुमाएगा, नॉर्थ से साउथ के तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और इस पर टॉर्क लगेगा, तो ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो जितने भी डाइपोल रैंडमली घूम रहे हैं, इस पर अगर मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो ये सारे के सारे डाइपोल क्या करेंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं करेंगे? टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, तो जो रैंडम घूम रहा है इस सब को क्या करेगा कि सेम अलाइनमेंट में लाएगा कि नहीं घुमा करके। अब सेम अलाइनमेंट में लाएगा तो जो एक दूसरे को अभी रैंडमली क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, वही सारे अगर एक डायरेक्शन में हो जाएं तो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा क्या, अब कैंसिल सारा एक दूसरे को नहीं करेगा। तो भाई साहब जब भी हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और टॉर्क एक्ट्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल एंड दिस टॉर्क अलाइंग डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जितना भी डाइपोल इधर उधर था सब पर क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तुम देखो कि पहले जो है सो इस डाइपोल का जो डायरेक्शन था, पहले जो इस डाइपोल का डायरेक्शन था वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में था। अब रैंडम डायरेक्शन में ये मान लो कि ये है एक डाइपोल मेरे पास, ये है नॉर्थ पोल, ये है क्या, साउथ पोल, तो इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। हम जैसे इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये डाइपोल कैसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। अब ये घूम के जो डाइपोल पहले इतने एंगल पे था, ये डाइपोल अब घूम करके सीधा होकर के कैसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे इस सैंपल पर अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पुराना वाला ही तुम्हारा सैंपल है, लेकिन इस सैंपल पर अब हम लोगों ने क्या किया, अब इस सैंपल पर हम लोगों ने क्या किया कि एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और जब बाहर से हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो इस बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, बी एक्सटर्नल। और जैसे ही बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आप लगाइएगा तो अब इसके अंदर जितना भी डाइपोल था वो सारा रैंडम मोशन में था, तो इस इफेक्ट का सबसे ज्यादा देखना, ये क्रिस्टल है, मान लो कि लोहा का एक टुकड़ा है, और लोहे के एक टुकड़े में बहुत ज्यादा क्या है कि भीड़ जमा हुआ है यहां पर, किसका, एटम्स का, यानी कि एटॉमिक डाइपोल्स का। अब अगर यहां से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो सबसे ज्यादा फर्क कौन से डाइपोल को पड़ेगा, जो इसके सरफेस पर होगा, बीच वाले को थोड़ा कम फर्क पड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि अगर हम लोग अलाइनमेंट देखेंगे तो सरफेस वाले का जो अलाइनमेंट होगा वो सरफेस वाले का अलाइनमेंट कैसा होगा, सबसे शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल सारा तो एक ही डायरेक्शन में नहीं हो जाता है,
लेकिन सरफेस वाले का अलाइनमेंट जो है सो फिर भी क्या होगा कि एक हद तक बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, और बीच वाला थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि ओवरऑल जितने भी डाइपोल हैं वो सारे डाइपोल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं। बीच में कुछ डाइपोल्स ऐसे हैं जो डाइपोल पर इस मैग्नेटिक फील्ड का फर्क बहुत कम पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि जो डाइपोल पहले रैंडम मोशन में था वो सारा का सारा डाइपोल अब टॉर्क एक्सपीरियंस करके लगभग एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया है। और जब लगभग एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सारा मोमेंट आ गया है तो यहां पर अगर हम लोग कहेंगे क्या कि जो अलाइनमेंट हुआ ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, कैसा डाइपोल? तो एटॉमिक डाइपोल। इन सब एटॉमिक डाइपोल के अलाइनमेंट के कारण जो है सो एम नेट का वैल्यू जो है सो एम नेट का वैल्यू अब यहां पर 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एम नेट का वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्योंकि मान लो कि इस रीजन का कुछ डाइपोल है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बीच वाला कुछ क्या किया? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी जो मोस्टली डाइपोल है वो क्या है? एक यूनिक डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब सारा यूनिक डायरेक्शन में है तो यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो इस अलाइनमेंट के कारण जो है सो आपके पास इसके अंदर में भी देखना कि पहले सारा मैग्नेटिक डाइपोल अलग अलग था, तो अब ये बी एक्सटर्नल तो अपने फिक्स डायरेक्शन में है, लेकिन जो पहले अंदर में 0 था वो अंदर में भी एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाया। और अब क्या होगा कि ये सब्सटेंस कैसा बिहेव करने लग जाएगा? एक बार मैग्नेट के जैसा, जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो नहीं है। तुम सोचो बचपन में तुम खेले हुए होगे, एक लोहा का टुकड़ा रखा हुआ है, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता था क्या? नहीं करता था। क्यों? कि उसका सारा का सारा मैग्नेटिक डाइपोल रैंडम डायरेक्शन में था और नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या करता था? कैंसिल। लेकिन आप जरूर खेले होइएगा बचपन को, अगर जिए होइएगा तो क्या कि हम लोग लोहा के टुकड़ा को चुंबक में सटा करके बहुत देर तक रख देते थे। थोड़ा देर के बाद वो लोहा का टुकड़ा भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता था, लेकिन जब बहुत देर तक हटा के रख देते थे तो फिर धीरे धीरे उसकी कहानी क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। लेकिन चिपका के बहुत देर तक रखने के बाद कुछ देर के लिए वो लोहा का टुकड़ा जरूर मैग्नेट के जैसा बिहेव करता था। तो होता क्या था भाई? होता था क्या कि शुरू में जब लोहा को हम मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं लाए थे तो सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना। लेकिन बाहर से फील्ड लगाने का मतलब क्या कि इस पर मैंने किसी मैग्नेटिक मटेरियल के कांटेक्ट में रख दिया, किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में रख दिया। अब मैग्नेट के कांटेक्ट में आप बहुत तरीके से रख सकते हो क्या? तो इससे पहले आप पढ़े हुए हो क्या कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो ये लोहा का टुकड़ा है, इस पर से हम ऐसे ऐसे वायर लपेट दिए, क्या बन गया? सोलेनॉइड, और इससे करंट दौड़ा दिए बहुत देर के लिए, तो अंदर में इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा कि नहीं? या इसको हम क्या करें, किसी बार मैग्नेट से चिपका के रख दें, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा कि नहीं? बहुत देर तक जब इस पर अप्लाई रहेगा तो इसके अंदर में जो डाइपोल पहले सारे रैंडम डायरेक्शन में थे वो सारे धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। और अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा तो ये मैग्नेट के जैसा लोहा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर ये मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा? थर्मल एनर्जी के कारण सब इधर उधर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्मल एनर्जी के कारण सब इधर उधर हो जाएगा, फिर से ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा? लूज कर लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सवाल ये उठता है कि इस अलाइनमेंट को आप किस किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो यहां देखो कि अगर अलाइनमेंट रैंडम डायरेक्शन में है तो किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। जितना ज्यादा हीट देंगे पार्टिकल उतना वाइब्रेट करेगा, इसका रैंडमनेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर घटा लें तो इसका अलाइनमेंट जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम छोटा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो टॉर्क भी कम लगेगा, और टॉर्क कम लगेगा भाई साहब, टॉर्क कम लगेगा तो इसका अलाइनमेंट भी क्या होगा? कम होगा। तो इस अलाइनमेंट को हम लोग दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो पहला टेम्परेचर को डिक्रीज करके। जब टेम्परेचर घटा लेंगे तो क्या होगा कि इसका रैंडम मोशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जिसके कारण अलाइनमेंट क्या होगा? बढ़ेगा।
और दूसरा क्या कि हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा देंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, और टॉर्क ज्यादा लगेगा तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखना कि दो फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर हम लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फैक्टर लगाने के कारण इसमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस बेसिस पर अब हम लोगों को दो टर्म पढ़ना है, जिसमें पहले को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं वेक्टर आई से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एनसीईआरटी इसी को वेक्टर एम लिखती है, लेकिन वेक्टर कैपिटल एम का यूज हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के लिए किया है, इसीलिए मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब आपसे सवाल उठता है कि ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता क्या है? तो तुम ध्यान देना कि यहां ये सॉलिड है मेरे पास आयरन का, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज हुआ है कि नहीं? तो मैग्नेटाइज हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइज हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन पूरे वॉल्यूम में मान लो कि एम मैग्नेटाइजेशन हुआ, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, एम अपॉन वी के बराबर में। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या कि अगर हमको लिखना पड़ेगा मैग्नेटाइजेशन, अगर हमको लिखना पड़ेगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, तो हम लोग जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लिखेंगे, ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट और नीचे क्या चीज, वॉल्यूम। देखना कि अगर v वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट था m, तो एक वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, और एक वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसी को क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। तो यहां से अगर तुमको I बराबर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, m बाय कितना, v। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि इसका यूनिट क्या लिखोगे, तो जरा सा ध्यान देना भाई कि ऊपर में मैग्नेटिक मोमेंट है, ऊपर में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और नीचे में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का अभी तुमने यूनिट निकालना सीखा था, मैग्नेटिक मोमेंट का अभी तुमने यूनिट निकालना सीखा था, क्या चीज, तो मैग्नेटिक मोमेंट का अभी तुमने यूनिट क्या लिखा था, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अगर हमको यहां पर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर, और वॉल्यूम के लिए तुमको पता होगा कितना लिखते हैं, मीटर स्क्वायर से दो खत्म, एक बच जाएगा, क्या बचेगा, एम्पियर पर मीटर। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि जो एसआई यूनिट हो जाएगा किसका, एसआई यूनिट ऑफ किस चीज का, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का। तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का एसआई यूनिट जो हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे किस चीज से, वेक्टर आई से। इज कितना लिखिएगा, एम्पियर पर मीटर। तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, एम्पियर मीटर इनवर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है तो I इंटू ए करके निकाल लेंगे, या फिर अगर कोई बार मैग्नेट दिया हुआ है, तुमको याद हो कि अगर बार मैग्नेट दिया हुआ है जिसका पोल स्ट्रेंथ होता था m और इसका लेंथ होता था 2l, तो हम लोग जो डाइपोल मोमेंट लिखते थे वो कितना लिखते थे, m इंटू कितना, 2l। डायरेक्शन किधर होता था हमेशा, साउथ से लेकर के नॉर्थ के तरफ, याद है कि नहीं? तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे कि नहीं? अब जो मटेरियल दिया हुआ उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी दिया हुआ होगा, तब हम लोग मैग्नेटाइजेशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि फॉर अ बार मैग्नेट विथ पोल स्ट्रेंथ m, एक बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, m, लेंथ है कितना, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कितना होगा। ध्यान देना कि एक बार मैग्नेट है तुमको दिया हुआ, इस बार मैग्नेट के बारे में क्या दिया हुआ है भाई, कि इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है तुम्हारे पास, इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 2l। ध्यान देना कि इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 2l दिया हुआ है।
इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ, वो कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए अगर हम ये मान लें कि ये जो है, ये इस मैग्नेट का ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है इसका कौन सा पोल, साउथ पोल, और ये वाला पोर्शन जो है इस मैग्नेट का ये है क्या, नॉर्थ पोल। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कितना दिया हुआ है, ए के बराबर में इसका पोल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है यहां से यहां तक ये कितना दिया हुआ है। तो ये बताओ कि अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट लिखना होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और इनटू कितना लिखते थे, यही क्या हो जाता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर इस सॉलिड का हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या लिखते हैं, बेस का एरिया इनटू क्या, हाइट, याद है कि नहीं। तो इसके बेस का एरिया कितना दिया हुआ है और इसका हाइट कितना हो जाएगा। तो अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो कितना लिखेंगे, ए इंटू कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर हमको आई लिखना है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर तो कितना लिखेंगे, m अपॉन क्या, v लिखेंगे। m का वैल्यू है कितना, m इंटू कितना, 2l, और वॉल्यूम है कितना, a इंटू कितना, 2l, 2l से 2l हो जाएगा, खत्म, कितना बचेगा, m अपॉन a। और अगर कोई आदमी पूछे कि इसका यूनिट क्या लिखना है तो यूनिट क्या लिखना है, एम्पियर मीटर इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, तो अगर ये लोहा है तो ये अगर अलग रखा हुआ था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था कितना, जीरो। लेकिन जब इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लोहा के अंदर से भी जाएगा, डायपोल को अलाइन भी करेगा। तो डायपोल के अलाइनमेंट के कारण इस लोहे का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैग्नेट के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा बाहर वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों कि बाहर मैंने जितना लगाया वो तो फिक्स है, लेकिन बाहर लगाने के कारण अंदर में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बाहर ज्यादा होगा कि अंदर ज्यादा होगा, अंदर, क्योंकि अंदर बाहर वाला और प्लस उसका अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी है, तो पहले हमेशा अंदर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा कि मोर देन द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अंदर में मैंने क्या किया था कि अलाइनमेंट के कारण देखा कि कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, तो इसका अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और इसी में मैंने क्या किया है कि बाहर से लगाया है, तो बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है ये भी एक्सटर्नल तो इसके अंदर में है ही, साथ ही अंदर भी अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। तो अंदर में दोनों है और बाहर भी एक्सटर्नल अकेले है, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर वाला हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर इज मोर देन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैटर के अंदर में बाहर से मैंने जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम मान ले इसके अंदर में कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसको बोल दें क्या, बी इंटरनल। तो हमेशा ही जो है सो बी इंटरनल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किस चीज से, बी एक्सटर्नल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि इसमें ध्यान रखना कि इसके पास जो है सो दोनों चीज है क्या, इंटरनल और प्लस क्या चीज, एक्सटर्नल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना बात में कोई दिक्कत है क्या, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। अगर इसका डायमेंशन तुमको लिखने के लिए पूछ दिया जाए तो लिख लोगे क्या, एम्पियर पर मीटर है। ध्यान देना, ऊपर में करंट है तो करंट के लिए क्या लिखेंगे, और नीचे में क्या है, मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, L-1 कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे में थोड़ा अच्छा करने के लिए तुम लोग को जैसे लिखने का मन हो लिख लेना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए कि आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बात को लेकर के, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बात को लेकर के क्या कि कह रहा है क्या कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा टर्म ये है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी।
अब ये क्या होता है, तो आप देखिए कि किसी भी मैटर में जब मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इसके अंदर के डायपोल भी अलाइंग हुए थे और अपना इंटरनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसने क्या किया था, इंक्रीज किया था। इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट इसने क्या किया था, बढ़ाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर इज ड्यू टू टू फैक्टर। दो फैक्टर के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो रहा है, नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पहला इंटरनल फैक्टर ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ सम मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होगा तो अलाइनमेंट होगा, इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों कि जब इंटरनल बढ़ा तो इसको क्या बोले, आई बोले। और एक्सटर्नल फैक्टर में ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल फैक्टर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, एच बोलेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, तो भाई एक्सटर्नल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मान लो कि ये मटेरियल था और इस पर मैंने इसमें क्वाइल लपेट करके क्या किया था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। करंट बढ़ा देंगे, तो करंट बढ़ा देंगे तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे भाई जब सोलेनॉइड पढ़े थे तो सोलेनॉइड के लिए अगर इसमें एन टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो अब ध्यान देना कि इसके अंदर में जो म्यू नॉट है ये तो फिक्स है, मान लो, हाँ ठीक ना, मटेरियल है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, करंट बढ़ा दिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया। तो जब करंट बढ़ाने से या अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अलाइनमेंट और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो यही बात आपको यहां पर क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो दो कारण से हो रहा है। एक पहला कारण क्या कि मैंने एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो कितना लगाया है और इसके अंदर में कितना हुआ है। तो अंदर में पर यूनिट वॉल्यूम जितना मैग्नेटाइजेशन होता है इसको तो वेक्टर आई बोलते थे, अभी पढ़े हैं। और बाहर में मैंने जितना लगाया उसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। जो एक्सटर्नल लगाया उसी का एक नया टर्म क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। अब ये दोनों मिल करके हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, क्या, इनसाइड द मैटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी मैटर के अंदर में जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये दो कारणों से हो रहा है। बी नेट इक्वल टू कितना, बी नेट इक्वल टू कितना, तो बी इंटरनल, ठीक ना, और दूसरा कितना, बी साथ में क्या चीज, एक्सटर्नल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो फैक्टर से हो रहा है, एक इंटरनल फैक्टर से और एक एक्सटर्नल फैक्टर से। जो इंटरनल फैक्टर से हो रहा था उसको आई बोलते थे, पीछे देखे हैं। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और ये एच जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये कैसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर। बात समझ में आ रहा है? और किसी भी सब्सटेंस के अंदर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटरनल फैक्टर और प्लस इंटरनल फैक्टर के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये दोनों। अब जरा सा सोचना कि यहां पर हम लोग देखें थोड़ा सा कि हम जितना कम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट था कितना। हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाए, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, लगाएंगे तो थोड़ा सा अलाइनमेंट आएगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। हम मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा देंगे, मोमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाएंगे, मोमेंट क्या हो जाएगा, और। इसका मतलब क्या कि हम जितना ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर बढ़ाएंगे, इंटरनल फैक्टर भी उतना ज्यादा, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिल करके ही तो नेट बन रहा है। तो नेट बन रहा है तो नेट भी क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो आपका, इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट, ये प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, एक्सटर्नल फैक्टर एच और प्लस इंटरनल फैक्टर किसके बराबर में, आई। क्यों कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल बढ़ाएंगे इंटरनल उतना ज्यादा क्या होगा, और इसी दोनों का सम क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां से देखो कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग हटाएंगे तो बी नेट इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू नॉट बोलते हैं, और कितना हो जाएगा ये एच प्लस किसके बराबर में, आई के बराबर में। इस म्यू नॉट को आप बखूबी जानते होइएगा कि ये म्यू नॉट जो है, ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फिर क्या, वैक्यूम। एयर और क्या चीज, वैक्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है, ध्यान से देखना,
कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -7। 4 पाई को इधर लेके चले जाओगे तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा 4 पाई इंटू कितना 10 टू द पावर -7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप याद करिए कि अगर आप कहीं पर यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पढ़े होइएगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप निश्चित रूप से पढ़े होइएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर हम दो चीजों को जोड़े और उससे रिजल्ट मिला तो जिस दो को जोड़े हैं और जो रिजल्ट मिला उस तीनों का नेचर क्या होगा सेम होगा। मतलब कि अगर हम हाथी को और हाथी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा हाथी मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि हाथी को और गधा को जोड़ दिए तो घोड़ा मिल गया? ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है इस गेट से 3 हाथी को एंटर करवाए, 5 गधा को एंटर करवाए, उधर से 8 घोड़ा निकाल लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता है। इधर से हम अगर जितना डालेंगे सेम अमाउंट में सेम नेचर का चीज तो उधर से भी क्या निकलेगा सेम नेचर का चीज। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है क्या कि अगर दो टर्म को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उससे अगर आपको कोई नया रिजल्ट मिल रहा है तो निश्चित है कि सारे का नेचर क्या होगा सेम होगा। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि देखो तो H और I किस में है एडिशन में है, इसका मतलब जो नेचर I का होगा वही नेचर किसका होगा H का। तो अगर हमको I का यूनिट पता है तो H का भी ऐसा यूनिट वही हो जाएगा जो I का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा तो अगर हम लोग बात करें क्या SI यूनिट ऑफ H का, H क्या है, H क्या है आपका, तो H है आपका क्या, H है क्या इंटरनल फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। इज क्या हो जाएगा तो सेम एज I और I का इंटेंसिटी आपने पीछे ही निकाला है कितना एम्पियर मीटर इनवर्स के बराबर में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या? इसको इक्वेशन 1 मानना और ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा ध्यान देना कि जब हम लोग क्या करेंगे कि जितना ज्यादा बाहर से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे अंदर का अलाइनमेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा और अंदर में भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उतनी ज्यादा क्या होगी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ क्या कि आप जितना ज्यादा बाहर से फैक्टर लगाइएगा उतना ज्यादा अंदर से जितना बाहर से जितना ज्यादा लगाइएगा अंदर से उतना ज्यादा मैग्नेटिक बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ I प्रोपोर्शनल किसके H के। और अगर यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को आप लोग हटाइएगा तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइएगा तो बराबर में बदलिएगा तो एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं क्या जीटा। इसको क्या बोलते हैं जीटा। ध्यान देना, इसको x को थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख लो, इसी को क्या बोलेंगे जीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलेंगे जीटा बोलेंगे और ये बन जाएगा आपका कितना जीटा H के बराबर में। और आपसे कहेगा क्या कि जहां पर वेयर ये जो आपका जीटा है जीटा इज नून एज मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं क्या मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये है क्या चीज, तो ये है क्या चीज कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो ये जीटा डिपेंड भी करेगा। देखो जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं इंटरनल फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक सब्सटेंस तुम सोचो कि अपने पास दो तरह का मैटर है, एक मैटर है क्या लकड़ी और एक मैटर है क्या लोहा। तो लकड़ी में कितना भी देर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन लोहा में क्या करें रख दे तो आ जाएगा। कॉपर में लेकिन जितना लोहा में आएगा उतना ही कॉपर में आएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड हम सेम लगा रहे हैं सब पर। मान लो इस पर लगाए 50 टेस्ला तो उस पर भी 50 टेस्ला, उस पर भी 50 टेस्ला। एक्सटर्नल फैक्टर सबके लिए सेम है लेकिन इंटरनल फैक्टर सबका क्या मिल रहा है अलग अलग। इसका मतलब सबका जीटा का वैल्यू क्या है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जीटा का वैल्यू पहला डिपेंड करेगा किस पे नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा बात किस पे टेम्परेचर पे भी। कि टेम्परेचर अगर हम बहुत बढ़ा दें आयरन का और तब उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा और टेम्परेचर क्या कहेगा ज्यादा हीरो बन रहे हो इधर रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी। तो जीटा का वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करेगा। जीटा का वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करेगा। किस चीज पे? यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं जो जीटा है आपका, ये जीटा दो चीज पर किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो जो जीटा है ये डिपेंड्स करेगा किस पे? तो डिपेंड्स ऑन दो चीज पे। पहला क्या? तो पहला डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। और दूसरा डिपेंड करेगा किस चीज पे? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। नेचर ऑफ
सब्सटेंस पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना में कोई दिक्कत है क्या आपको? इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा सोचना कि I इक्वल टू कितना पर है? जीटा एच। जीटा क्या है? मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको डायरेक्ट कांस्टेंट लिखना ठीक नहीं होगा। ये कैसा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो है सो वैल्यू चेंज हो रहा है। किसके चेंज करने से? टेम्परेचर के चेंज करने से। किसके चेंज करने से? नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करने से। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मान लो कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर इसमें हम जीरो कर दें, इंटरनल फैक्टर, हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाए ही नहीं, अगर हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाए ही नहीं, तो इसके अंदर का जो एमनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? और एमनेट क्या है? इसके अंदर का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंदर में अभी भी जो है सो अगर हम क्या करें कि बी एक्सटर्नल को क्या कर दें? जीरो कर दें, तो इंटरनल फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा? अंदर में कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। अंदर में कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा भाई, तो यहां पर अब थोड़ा सा बात को हम बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा बात को बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा अगर हम बात को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहां से अगर आप एक चीज और देखिए कि I इक्वल टू जीटा एच है, इक्वेशन 1 है, तो यहां से हम लोग I इक्वल टू जीटा एच का वैल्यू क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में पुट करके देख। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करके देखेंगे, क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू जीटा एच इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो आप देखिए कि आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा कितना? बी नेट इक्वल टू कितना था? म्यू नॉट एच प्लस आई। तो आई के जगह पर क्या लिखेंगे? एच दोनों में से कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बी नेट इक्वल टू कितना बचेगा? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा और इंटू कितना? एच। इसको मान लो क्या? इक्वेशन सेकेंड। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए कि मैं आगे का बात मैं आपसे क्या करना चाह रहा हूं। तो मैं आगे का बात आपसे करना चाह रहा हूं क्या कि मैं आपको क्या बोला कि इफ देयर इज नो मटेरियल, अगर वैक्यूम हो जाए, कोई मटेरियल रहेगा, तब तो उसके डायपोल को अलाइन करके मैग्नेटाइजेशन उसमें आएगा, प्रॉपर्टीज आएगा। लेकिन अगर कोई अंदर में मटेरियल ही नहीं हो, हवा हो, वैक्यूम हो, और वैक्यूम में हम कितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो वैक्यूम मैग्नेटाइज होगा क्या? वैक्यूम मैग्नेटाइज नहीं होगा। इसका मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई का वैल्यू जीरो अगर आप इसमें पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है आपका क्या? तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका क्या? बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना? एच प्लस कितने के बराबर में? आई के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहां पर कोई मटेरियल ही नहीं है तो भाई मैग्नेटाइज किसको करोगे? इंटरनल प्रॉपर्टी आएगी किसमें? किसी में नहीं आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? जीरो। और आई का वैल्यू जब इसमें जीरो रखेंगे तो हम लोगों के पास जो बी नेट का वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एच के बराबर में आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम है तो परमिएबिलिटी भी किसका रखाया है? वैक्यूम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब यहीं पर हम बात करने लग जाएं किसका? कि फॉर अ मटेरियल हैविंग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू एम। अब हम लोग क्या किए कि एक मटेरियल लिए और इस मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको दिया हुआ है कि इस मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितना दिया हुआ है? म्यू एम के बराबर में। और इस पर मैं अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं, एक्सटर्नल फैक्टर को क्या बोलते हैं? एच लगा दूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब वैक्यूम था तो म्यू नॉट एच लिखे थे, तो इसका जो हम लोग बी नेट लिखेंगे, इसका जो हम लोग बी नेट लिखेंगे, ये बी नेट को कितना लिखेंगे? म्यू एम इंटू कितने के बराबर में? एच के बराबर में। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि ये एक इक्वेशन है, और अभी हम लोग पीछे पड़े हुए हैं कितना? अभी हम लोग पीछे पड़े हुए हैं कितना? बी नॉट इक्वल टू बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एच आई के बराबर में। तो अगर ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर हम लोग ये चीज पढ़े हैं, यहां से ये भी चीज देखो कि देखा हुआ है हमारे, यहां से तुमसे एक्चुअल में पूछ देगा क्या कि भाई साहब अगर आपको एच का वैल्यू निकालना है, या आपको यहां से पूछ दे क्या कि एच का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे?
तो किताबों में जो चीजें दी हुई होती है उस चीज को जरा सा देखो कि यहीं से तुमको क्या कह देगा कि h का वैल्यू हमको निकाल के दिखाओ। तो इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिख रहा है, तो इसमें देखो कि ये तो बी नेट है, ठीक है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ला लेंगे कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एच निकालना है तो आई अब बच गया, तो आई को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, बचेगा क्या, एच। एच का एक्चुअल फॉर्मूला किताबों में यही लिखा हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है दोनों क्या एक ही चीज, आपको क्या याद रखना है, यही वाला। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे दे दे तो घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज है। म्यू नॉट को लाई डिवाइड में, आई प्लस में था माइनस में ला लिए, ये चीज बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्या बोल रहे थे अभी कि अगर वैक्यूम था तो बी नेट कितना लिखे, म्यू नॉट एच, और अगर अपने पास कोई मटेरियल आ गया तो बी नेट कितना लिखे, म्यू एम इंटू कितना, एच के बराबर। इससे पहले देखो कि यहां इक्वेशन 2 से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम 1 प्लस जीटा एच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना पढ़े हुए हैं, कितना पढ़े हुए हैं, बी नेट इक्वल टू पढ़े हुए हैं क्या, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस कितना, जीटा एच के बराबर में। कितना पढ़े हुए हैं, जीटा एच के बराबर में। जरा सा देखो तो कि इस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये एच बाहर था ना ठीक ना। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भाई इस दोनों से हम लोग ये चीज देखेंगे क्या कि जो आपको म्यू एम एच मिलेगा वो किसके बराबर में, म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस जीटा एच के बराबर में। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां से आपको जो म्यू एम मिलेगा वो कितना मिलेगा, म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस किसके बराबर में, जीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर हमको म्यू आर लिखना है, तो अगर म्यू आर लिखना है तो क्या लिखेंगे, म्यू एम अपॉन कितना, म्यू नॉट के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखना कि अगर आपके पास अभी तक जो है सो आपके पास चीजें क्या है, तो अगर किसी मैग्नेटिक मोमेंट को वैक्यूम के लिए हम लोग देखते थे तो कितना आता था, म्यू नॉट एच। अगर हम लोग बी नेट देखते थे किसी मीडियम के लिए तो कितना आता था, म्यू एम एच के बराबर में। और अभी हम लोग ये पीछे देखे हैं क्या कि म्यू एम जो है सो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा के बराबर में, कि ये जो म्यू एम है आपका, ये म्यू एम है किसके बराबर में, तो म्यू नॉट इंटू किसके बराबर में, 1 प्लस जीटा के बराबर में, और ये 1 प्लस जीटा के बराबर में। ये तीन चीज हम लोग क्या है जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बी एम के लिए बात करेंगे, ये बी नॉट एयर या वैक्यूम के लिए बात करेंगे। जरा सा ध्यान देखना कि अगर हमको यहां से म्यू एम लिखना है तो बी एम अपॉन एच लिखेंगे कि नहीं। तो म्यू एम के जगह पर कितना लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम, नीचे कितना एच। और अगर म्यू नॉट लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी नॉट अपॉन कितना एच। देखो ध्यान से कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी एम अपॉन एच ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच अपॉन कितना हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हुआ। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो आपको रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर का वैल्यू मिला वो क्या मिला, बी एम अपॉन क्या, बी नॉट। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां लिखा हुआ है क्या कि फैक्टर बाय व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल। कितना से इंक्रीज किया, ध्यान देना कि कितना से इंक्रीज किया। शुरू में वैक्यूम था तो अंदर का मैग्नेटिक इंटेंसिटी था कितना, 0। अब हम क्या करेंगे, कॉपर डाल देंगे, हो सकता है थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाए, बढ़ जाए। आयरन डाल देंगे, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल जब हम इसके अंदर में डालेंगे, इस कॉइल के अंदर में, तो इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, यही फैक्टर है जिसके कारण इंट्रोड्यूस कर देंगे मटेरियल को तो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग देखते होइएगा क्या कि जो पंखे की क्वाइलिंग होती है,
वो क्वाइलिंग कभी अकेले नहीं की हुई होती है, वो किसी सॉफ्ट आयरन के क्वाइल पे की हुई होती है। क्या होता है कि अकेले क्वाइलिंग किए तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत कम थी, अब उसके अंदर में आयरन कोर डाले, उसके मैग्नेटिक इंटेंसिटी 500 गुना बढ़ गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी बढ़ गई? 500 गुना बढ़ गई। लकड़ी डाल देंगे तो बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग मटेरियल डालने से कितना गुना इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ रही है, यही फैक्टर कौन दिखा रहे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और म्यू आर इक्वल टू कितना लिखेंगे? बी एम अपॉन बी नॉट। और म्यू आर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। जरा सा ध्यान से देखना, यहां से अगर हम म्यू नॉट को इधर ले आए तो म्यू एम अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, और ये किसके बराबर में हो जाएगा? 1 प्लस जीटा के बराबर में। और ये चीज जो है, यही चीज क्या है? म्यू आर। म्यू एम अपॉन म्यू नॉट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम लोग कितना लिखेंगे? 1 प्लस किसके बराबर में? जीटा के बराबर में। तो रिलेटिव परमिटिविटी का आपको 3 फॉर्मूला यहां पर दिखा। पहला परमिटिविटी के टर्म में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, और तीसरा जीटा के टर्म में। जीटा क्या है? सक्सेसिबिलिटी है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? रिलेटिव परमिटिविटी से टर्म समझ में आई कि नहीं? तो आपको जो याद रखना है अभी तक में, याद रखना है क्या? याद रखना है क्या? बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस कितने के बराबर में? आई के बराबर में। आपको याद रखना है बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, साथ में क्या? एच। आपको याद रखना है क्या कि वैक्यूम के लिए अगर हमको बी नॉट देखना है तो बी नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एच। किसी मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिए तो उस मीडियम का परमिएबिलिटी इंटू कितना? एच। आपको याद क्या रखना है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर होगा वो कितने के बराबर में होगा? 1 प्लस जीटा के बराबर में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इसके बाद की कहानी क्या है कि अब इस जीटा के बेसिस पर हम लोग मटेरियल को क्या कर सकते हैं? म्यू नॉट और जीटा के बेसिस पर हम लोग मटेरियल को क्या कर सकते हैं? 3 कैटेगरी में अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? किसके किसके टर्म पर? म्यू नॉट और किसके टर्म पर? जीटा के टर्म। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी किसका? एयर या वैक्यूम का। और जीटा क्या है? सक्सेसिबिलिटी किसका? किसी भी मीडियम का, जो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर? एक तो टेम्परेचर पर, और दूसरा क्या? नेचर ऑफ मटेरियल पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी देखिए कि हम लोग अगर देखें, यहां से चीजों को देखें, म्यू नॉट के टर्म में देखें तो 1 प्लस जीटा है आपके बराबर, आपके पास में। और रिलेटिव परमिटिविटी, इसको म्यू नॉट नहीं, इसको म्यू आर करो, ठीक ना? इसको आर करो कि म्यू आर और जीटा के टर्म में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी को। आपके पास फॉर्मूला है एक ही, क्या? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस क्या चीज? जीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जो पहला सब्सटेंस है ये है क्या? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उस सब्सटेंस को डाल देंगे, तो उस सब्सटेंस को डाल देंगे तो वो बहुत ही कम रिपल्सन होता है, बहुत कम। सोचो जरा सा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लकड़ी को डाल दें तो कितना रिपल्सन होगा? इतना कम होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 का पावर -8 में होता है, 10 का पावर -15 में होता है। नाइट्रोजन के लिए ये डाटा है 5.2 इंटू 10 टू द पावर -8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत छोटा रिपल्सन होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो इसमें रिपल्सन कैसा होगा? वीकली रिपल्सन होगा, बहुत छोटा वीकली रिपल्सन। मैग्नेटाइजेशन अकर्स अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। जब रिपल्सन हुआ तो हम मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, लकड़ी डाले, मैग्नेटाइजेशन किधर हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। तो साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब कैसा? नेगेटिव। तो इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो I और H जो एक्सटर्नल फैक्टर है H है, और इंटरनल जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है जो कि बहुत छोटा हुआ है, ये दोनों किस में है? अपोजिट साइन में है, और बहुत कम चेंजिंग हुआ है। इसका मतलब जीटा का वैल्यू क्या है? बहुत छोटा है, और छोटा होने के साथ साथ क्या है? नेगेटिव है। अगर जीटा का वैल्यू नेगेटिव हुआ और बहुत छोटा हुआ तो 1 प्लस जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस जीटा देखो क्या पढ़े हुए हो? म्यू आर इक्वल टू कितना पढ़े हुए हो?
1 प्लस जीटा। जीटा क्या है, नेगेटिव है, तो जीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को 1 में जोड़ेंगे तो 1 से छोटा मिलेगा कि 1 से बड़ा मिलेगा। और जीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है, कितना, 10⁻⁻⁶ में, तो जितना छोटा इसमें से घटेगा 1 से उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में जीटा बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू आर जो होगा इज स्लाइटली लेस देन, इज क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 1। 1 से क्या हो जाएगा, बहुत स्लाइटली, बहुत कम छोटा होगा। 1 के पास ही रहेगा लेकिन क्या होगा, बहुत छोटा, क्योंकि इसमें से हम 10⁻⁻⁶ घटा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से स्लाइटली कम हो जाएगा। किसका वैल्यू, म्यू आर का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं कोई दिक्कत है। क्या बोले कि ये एक ऐसे सब्सटेंस है जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, कैसा एलिमेंट बोला हूं, तो डायामैग्नेटिक एलिमेंट कैसा हो सकता है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कौन, हीलियम। हीलियम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, उसमें रिपल्सन होगा अभी तो कैसा, बहुत कम रिपल्सन होगा, बहुत कम रिपल्सन, कितना, 10⁻⁻⁶ में। अगर 1 टेस्ला का हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो रिपल्सन कितना का होगा, 10⁻⁻⁶, बहुत छोटा रिपल्सन होगा। और इस बहुत छोटे से रिपल्सन के कारण जीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, और कैसा वैल्यू होगा, रिपल्सन है तो नेगेटिव होगा, तो बहुत छोटा और नेगेटिव, इसका मतलब 1 में से बहुत छोटा नंबर घटेगा, तो बहुत छोटा नंबर घटेगा तो स्लाइटली लेस देन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें जो म्यू आर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए कि जो आगे आपका सब्सटेंस है इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेट। ऐसे सब्सटेंस को जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत कम अट्रैक्शन होता है, बहुत छोटा सा अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन है, इसका मतलब आई और एच दोनों सेम डायरेक्शन में, आई और एच दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब जीटा का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम ऐसे सोचो कि सर कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आप डिसाइड कर रहे हैं, तो देखो कि बी नेट इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एच प्लस कितना, आई के बराबर। हम एच बहुत ज्यादा रखे, बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड क्या किए, बहुत ज्यादा रखे, रिपल्सन क्या हो गया, बहुत कम हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, रिपल्सन बहुत कम हो गया तो चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत कम, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां से आप देखेंगे क्या कि इसमें जब बहुत कम हो रहा है और अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आई और एच दोनों किसमें है, सेम साइन का है, फिर भी जीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत जीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा और अपोजिट होगा। देखो जीटा आई और एच में हम लोग रिलेशन कहीं पर पढ़े हुए हैं, जीटा और एच में हम लोग कहीं पर रिलेशन पढ़े हुए हैं, ये वाला रिलेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से अगर हम लोग जीटा का वैल्यू निकालें तो अगर जीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आई प्लस एच वाले में देखो कहां गया, इससे पीछे ये है ना, म्यू नॉट आई प्लस एच। इसमें देखो कि जीटा का वैल्यू जो होता था वो यहां है, जीटा तुम्हारा जीटा एच, तो जीटा आई जो है, सो आई बराबर, यहां से देखिए आप, आई बराबर है कितना आपका, जीटा एच। एच का वैल्यू हम बहुत बड़ा रख रहे हैं, तब आई क्या मिल रहा है, बहुत छोटा। तो यहां से अगर आप जीटा को देखेंगे तो जीटा आपको कितना मिल जाएगा, आई बाई कितना, एच। एच कैसा रखे हैं, बहुत बड़ा, आई कैसा मिला है, बहुत, तो बहुत छोटे नंबर में बहुत बड़े नंबर से देंगे तो वैल्यू कैसा मिलेगा, इसका मतलब जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन का मतलब दोनों किसमें, अपोजिट साइन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग यहां से देखें इसी चीज को हम लोग वहां पर लिखेंगे जहां इसको पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी चीज को हम लोग वहां पर लिखेंगे जहां इसको पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा था कि जीटा इक्वल टू जो हम लोगों ने लिखा था वो जीटा इक्वल टू कितना लिखा था, आई अपॉन कितना, एच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा लगाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो रिपल्सन कैसा मिला, बहुत छोटा मिला। छोटे में बड़े से डिवाइड करेंगे तो जीटा का वैल्यू और क्या मिल जाएगा, छोटा मिल जाएगा। और रिपल्सन बता रहा है क्या, कि रिपल्सन ये बता रहा है क्या कि आई और एच जो है कैसा है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जीटा का वैल्यू क्यों छोटा होगा। सर यहां तो आप लिख दिए जीटा इज वेरी स्मॉल, क्यों जीटा वेरी स्मॉल, तो अभी पढ़े थे क्या, एच आई इक्वल टू कितना पढ़े थे, जीटा एच, तो जीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बाई एक्सटर्नल बहुत हैवी मैग्नेटिक फील्ड रखे
मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, बहुत कम, तो छोटा बाई बड़ा, रिजल्ट क्या मिलेगा, जीटा कैसा हो जाएगा, छोटा, और फोर्स अट्रैक्टिव सेम नेचर और रिपल्सिव अपोजिट नेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो रिपल्सिव फोर्स है इसीलिए अपोजिट साइन में। इसी तरीके से यहां पर देखो कि वीकली अट्रैक्शन है, तो वीकली एक्सट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या कि यहां पर भी अगर वीकली एक्सट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या कि हम लोग जीटा को अगर देखें तो पढ़े हुए हैं क्या, आई इक्वल टू कितना, जीटा एच, और यहां से अगर आप जीटा देखिएगा तो कितना हो जाएगा, आई बाय एच। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड रखे, इंटरनल फील्ड कैसा मिला, वीक मिला, इसका मतलब कि जो जीटा का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, जीटा कैसा हो जाएगा, छोटा, छोटा बाई बड़ा क्या, छोटा, छोटा मिल जाएगा। और अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब कि आई और एच जो होगा वो कैसा होगा, सेम साइन का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर जीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल और कैसा, पॉजिटिव, सेम साइन का हुआ मतलब पॉजिटिव, और अपोजिट साइन का मतलब क्या, नेगेटिव, तो जीटा बहुत छोटा है और पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग यहां पर म्यू आर लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस जीटा, जीटा पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा नंबर अगर हम 1 में डालेंगे तो 1 से बड़ा रहेगा, लेकिन कितना बड़ा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग इस केस में क्या लिखेंगे कि जो आपका म्यू आर हो जाएगा इज स्लाइटली कैसा, ग्रेटर देन कितना, 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अब अगर आपसे क्या कहे कि स्लाइटली रिपल्सन हुआ तो जीटा का वैल्यू नेगेटिव और छोटा, कैसा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में अट्रैक्शन, लेकिन कैसा अट्रैक्शन, बहुत छोटा अट्रैक्शन, तो जीटा का वैल्यू कैसा, छोटा और पॉजिटिव। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर जीटा का वैल्यू छोटा देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, क्या कह देंगे कि कैसा सब्सटेंस है, छोटा देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, क्या कह देंगे, डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड दिखाए कि सब के सब जो है सो एक तरफ से अलाइन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं ऐसे सोचो कि एक टीम है मजदूर लोगों का, मजदूर लोग में एक आर्मी का कर्नल आया और वो कोई कमांड दिया, कितना आदमी कमांड को फॉलो करेगा, बहुत कम आदमी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये मजदूर लोग है ठीक ठाक आदमी, लेकिन कमांड ये लोग बहुत कम समझ रहा है, बाहर से कितना भी मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं मैग्नेटाइज, लेकिन वही एक आर्मी की टोली है। अब एक कमांडर आया और कमांड दिया, कितना आदमी कमांड फॉलो करेगा, सब का सब, तो वो है क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कि सारा थोड़ा सा कमांड मिला कि सब के सब अलाइंड, बहुत कमांड भी मिला, मजदूर लोग अलाइंड नहीं हुआ, और एक क्रिमिनल की टोली है, वो आर्मी का कमांड सुनेगा तो क्या करेगा, भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कैसा सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो रिपेल हो रहा है, एक थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है वो है क्या, डायामैग्नेटिक, और एक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है जो है क्या, फेरोमैग्नेटिक। यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाइएगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तब देखो कि I इक्वल टू, अगर तुम जानते हो जीटा H, तो यहां से जीटा इक्वल टू कितना लिखोगे, I बाई कितना, H लिखोगे। हम ये थोड़ा सा ही लगाए, मैग्नेटाइज्ड कितना हो गया, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज, तो बड़ा और बाई क्या, छोटा, बड़े नंबर में छोटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सट्रीम लार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा होगा, एक्सट्रीम लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और चूंकि अट्रैक्ट किया है, तो चूंकि अट्रैक्ट किया है तो अट्रैक्ट करने से ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों कि I एंड H किस में होगा, सेम साइन में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, I और H किस में होगा, सेम साइन में। अब यहां पर जीटा का वैल्यू 1 से बहुत 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 ज्यादा बड़ा, क्यों, ये बहुत बड़ा नंबर में बहुत छोटे नंबर से मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। और जब जीटा का वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जब जीटा का वैल्यू भाई मच 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 ग्रेटर देन 1 हो गया, तो म्यू नॉट इक्वल टू लिखेंगे कितना, 1 प्लस जीटा। और जीटा 1 से बहुत ज्यादा बड़ा ऑलरेडी है, पॉजिटिव भी है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये म्यू नॉट भी क्या हो जाएगा, जितना बड़ा है उससे एक और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से आपको आज इंट्रोडक्शन इस बात की समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को म्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी और सक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर
कैटेगराइज करेंगे तो सक्सेप्टेबिलिटी नेगेटिव है और 1 से बहुत छोटा है, नेगेटिव है और बहुत छोटा है इसका मतलब डायामैग्नेटिक, पॉजिटिव है और बहुत छोटा है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, और 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है और पॉजिटिव है इसका मतलब कैसा सब्सटेंस, सेम म्यू के जैसे कि 1 से थोड़ा छोटा पैरामैग्नेटिक, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से थोड़ा बड़ा डायामैग्नेटिक, और बहुत ज्यादा बड़ा तो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस कहानी में तुमको पता चल रहा होगा कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है मैग्नेट का, बात समझ में आया कि नहीं। काफी आज के लिए, चलिए।